हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल फ्री शिक्षा छत्तीसगढ़ में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने भारतीय संविधान की विकास यात्रा की वीडियो श्रृंखला स्टार्ट करी है और ये इसका लेक्चर नंबर 2 है। और आज हम लोग इस लेक्चर नंबर में 1781 का एक्ट, 1781 का एक्ट, 1784 का एक्ट, 1786, 1793, 1813 के एक्ट का हम लोग विस्तार में वर्णन मतलब विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना। और मैं आप लोग जो भी ये वीडियो को देखेंगे, और एक कॉपी और एक पेन और जो आपके पास जो भी पॉलिटी की बुक होगी उसको ज़रूर सामने में रख के पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे फैक्ट आएंगे जो आप लोगों को पहली बार मिलेगा और शायद आप लोगों ने बहुत कम बुक में उसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से विस्तार पूर्वक चर्चा करा है। जो भी इस वीडियो को जो भी वो पहले वाले वीडियो को नहीं देखा, उसको एक बार देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये वाला वीडियो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर को क्या बना दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिएगा बंगाल को, बंगाल का गवर्नर जनरल बना देगा। और तथा जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसके पास बहुत ही ज़्यादा शक्ति आ गई थी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शक्ति आ गई थी। और गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए एक प्रीवी काउंसिलिंग भी बनी थी, जिसमें कितने सदस्य थे, जिसमें 4 सदस्य थे। और इस टाइम में क्या हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हो चुकी थी। कहाँ हो चुकी थी, 1774 में बंगाल के फोर्ट विलियम किला में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, और इस समय क्या हुआ था, इस समय जो था ना, जो गवर्नर जनरल था, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। जो गवर्नर जनरल था बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। ठीक है, जो गवर्नर जनरल था बहुत ही अधिक शक्तिशाली हो गया था। और गवर्नर जनरल का कार्य करने का तरीका तथा जो सुप्रीम कोर्ट के कार्य करने के तरीके में कोई विशेष शक्ति का विभाजन देखने को नहीं मिलता। इस समय जो शक्ति का जो विभाजन था, वो किसी विशेष तौर पर देखने को नहीं मिलता हमको। ठीक है, जो शक्ति का विभाजन था किसी विशेष तौर पर देखने को नहीं मिलता है। और इस समय जो गवर्नर जनरल का कौन था, इस समय जो गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था, वॉरेन हेस्टिंग था। और ये जो वॉरेन हेस्टिंग था ना, समय के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था, बहुत ही ज़्यादा करप्ट हो गया था। बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार करने लग गया था। कौन करने लग गया था, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार करने लगता था। उसने इसी भ्रष्टाचार के दौरान क्या करवा दिया, एक मर्डर करवा दिया, एक मर्डर करवा दिया इसने। और जिसे इंडिया का फर्स्ट जुडिशरी मर्डर कहा जाता है। ठीक है, इसको इंडिया का फर्स्ट जुडिशरी जो वॉरेन हेस्टिंग जो एक मर्डर करवाया, उसको इंडिया का फर्स्ट जुडिशरी मर्डर बोलते हैं। मैं आप लोगों को कैसे 1773 को कैसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को जोड़ रहा हूँ, ये कहानी के थ्रू जोड़ रहा हूँ। आप लोग ध्यान से समझिएगा और कहानी को बिल्कुल समझते जाए। ठीक है, क्योंकि कब मैं 1781 के एक्ट को जोड़ दूँगा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आएंगे इसमें। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग ने क्या करवाया, एक मर्डर करवा दिया, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको इंडिया का फर्स्ट जुडिशरी मर्डर कहा जाता है। उस समय कौन थे, नंद कुमार जो नंद कुमार था। ठीक है, और बेगम घसीटी तथा चैत सिंह। ये चैत सिंह को क्या कहते हैं, इन तीनों को वॉरेन हेस्टिंग ने क्या करा, फांसी पे चढ़ा दिया। ठीक है, गोला बना के फांसी पे चढ़ा दिया, इन लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया, बेचारे लोग को फांसी पे। और इन लोग कौन थे, जो बंगाल का जो नवाब था, मीर कासिम के दरबार में इन लोग करते थे। ठीक है, तथा नंद कुमार के ऊपर फर्जी केस बनाया तथा फांसी पे चढ़ा दी। कब चढ़ाया, तो 1775 की बात है, 1775 की बात है। ठीक है, 1775 में वॉरेन हेस्टिंग ने फर्स्ट जुडिशरी मर्डर करवाया, जिसमें कौन कौन से थे, चैत सिंह था, बेगम घसीटी थे तथा नंद कुमार थे। और क्यों करवाया था, नंद कुमार ने क्या किया था, वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर एक फर्जी केस वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर केस लगाया। तथा ये जो बात थी, कहाँ पहुँच गई थी, ब्रिटिश के संसद तथा ईस्ट इंडिया के भ्रष्टाचार की बात
ब्रिटिश के संसद तक पहुंच गई, ठीक है। ब्रिटिश के संसद तक पहुंच गई तथा फिर उन्होंने सोचा अरे ये तो पहले वाली फिर से पुरानी बात हो गई, मतलब जिस तरह से हम लोग कंपनी को करप्शन करने के 1773 का एक्ट लाए वही बात फिर से लागू हो गई, तथा फिर जो 1773 के जो एक्ट मतलब जो 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट लाया गया। और ये किसके सुझाव पे लाया गया? तो जो ब्रिटेन के जो संसद थे, ब्रिटेन के संसद कौन थे? एडमंड बर्ग, ठीक है। एडमंड बर्ग के सुझाव पे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहाँ भेजा गया? भारत भेजा गया, ठीक है, भारत भेजा गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट भारत सामान्यतः यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट भेजा गया। अब हम लोग देखते हैं कि 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या क्या बात थी और क्या क्या जानकारी थी, किस तरह से दोषों को दूर किया गया, नहीं किया गया। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। कुछ इसमें कुछ 4-5 फैक्ट हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहूँगा। जो 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, इसको 2-3 नाम से और जाना जाता है। वो कौन कौन से नाम है? तो पहला तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम है, दूसरा संशोधनात्मक नाम है, दूसरा जुडिशियर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, यह रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए एक्ट बनाया गया, ठीक है। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट थे, इसको दोषों को दूर करने के लिए यह एक्ट बनाया गया। और ये किसके सुझाव पे आया था? तो ये एडमंड बर्ग के सुझाव पे आया था, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। और इस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता की सरकार को तथा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा, मतलब कलकत्ता की सरकार मतलब बंगाल के गवर्नर, जो गवर्नर जनरल को था, उसको क्या किया था? विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया, ठीक है। विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया तथा सर्वोच्च न्यायालय को, जो सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश दिया गया कि क्योंकि भारतीय के किसी भी धर्मनिरपेक्ष सामाजिक रीति रिवाज कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। तो मैंने उसी चीज़ को लिखा, सर्वोच्च न्यायालय के लिए आदेश और विधियों के संपादन में भारतीय के धार्मिक तथा सामाजिक रीति रिवाज तथा परंपराओं को ध्यान में रखने का आदेश दे। मतलब ऐसा कुछ भी काम नहीं करना जिससे भारतवासियों को निजी ठेस पहुँचे। मतलब भारतवासियों के कोई भी सामाजिक रीति रिवाज में कोई भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया? गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वह नियम बनाएगी तथा उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कर, मतलब जो गवर्नर जनरल है वो नियम बनाएंगे, जो जीजी है वो नियम बनाएगा। और जो नियम का जो पंजीयन जो रहेगा वो अपने को सुप्रीम कोर्ट में करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अपने को सुप्रीम कोर्ट में करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सर्वोच्च न्यायालय मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित कर दिया गया, तथा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कर्मचारी रहेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के कर्मचारी की कार्रवाई के विरुद्ध रहेंगे। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट रहेगा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के ऊपर किसी भी तरह का मुकदमा दायर नहीं कर सकती, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब इस एक्ट के माध्यम से कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को शक्ति को अलग अलग करने की कोशिश किया गया, ठीक है। फिर इसके बाद एक तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्ट है। इस एक्ट के माध्यम से क्या होता है, इस एक्ट के माध्यम से क्या किया? जो 1773 के आप लोगों को पता है, कोई भी कानून बनता तो एक बार में करेक्ट कानून नहीं बनता। तो जो 1773 का जो एक्ट है उसकी कमी को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट लाया गया, तथा 1781 में भी कुछ कमी थी तो उसकी कमी को दूर करने के लिए 1784 का एक्ट लाया गया, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। अब इस एक्ट में क्या इस एक्ट के माध्यम से क्या प्रावधान किया गया? तो इस एक्ट के माध्यम से ये प्रावधान किया कि जो कंपनी का
मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हम लोग को जो संविधान के विकास है इसमें हम लोग को व्यापार को नहीं समझना है, ठीक। जो संविधान का जो विकास है इसमें हम लोग को व्यापार को नहीं समझना है, ठीक है। इसमें हम लोग को कंपनी का प्रशासन को समझना है, कंपनी का प्रशासन को समझना, किस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के तरीके को धीरे धीरे ख़त्म करके किस तरह से प्रशासनिक में घुसेगी और किस तरह भारत को अपने प्रशासन का गुलाम बनाएगी और किस तरह मतलब अपनी सत्ता स्थापित करेगी। तो जो व्यापार रहेगा वो अभी आने वाले जो 1833 में एक्ट के थ्रू व्यापार को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर अपने को मैं आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन बस यही रहना चाहिए कि जो हम लोग को सिर्फ प्रशासन को समझना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से प्रशासन करी, सिर्फ हम लोग को प्रशासन को ही समझना है, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि जो ईस्ट इंडिया एक्ट जो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया, ठीक है। और इसमें क्या था, जो गवर्नर जनरल था ये जो भी काम करेगा, ये जो भी काम करेगा इसकी सूचना बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देना था। अब इसमें क्या होगा, कंपनी के प्रशासन तथा कंपनी का जो प्रशासन है और प्रशासन और व्यापार को पूरी तरीके से अलग अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ लोग व्यापार को देखेंगे, कुछ लोग प्रशासन को देखेंगे। और धीरे धीरे मतलब क्या होगा, धीरे धीरे फिर प्रशासन को करने के लिए फिर शिक्षा का विस्तार हो जाएगा, फिर अंग्रेजी शिक्षा का, फिर अंग्रेजी भाषा का विस्तार हो जाएगा। ये हम लोग अभी आगे समझेंगे। फिर 1784 में फिर मैंने समझाया, फिर अब मैंने उसी चीज़ को लिखा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ब्रिटिश ने ये जो एक्ट था, ठीक, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ईस्ट इंडिया एक्ट किसके सुझाव से आया था। तो ईस्ट इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद विलियम पिट्स के माध्यम से यह आया था। और जो विलियम पिट्स है वो कौन थे, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के वाणिज्य मतलब व्यापार, ट्रेड ट्रेड और राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया, ठीक है। राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसमें बीओडी और बीओसी, ठीक है। बीओडी और बीओसी ये जो इसके जो सदस्य रहेंगे ये सिर्फ व्यापार के बारे में जानकारी देंगे, और इसके जो सदस्य रहेंगे ये राजनीतिक कार्य मतलब किस तरह से प्रशासनिक कार्यों को बढ़ावा देना, इस तरह के मतलब अलग अलग कंपनी को दो भाग में बांट दिया गया, ठीक है। जो बीओडी में 24 सदस्य थे और बीओसी में 6 सदस्य थे। और एक प्रश्न बार बार आता है, जो बीओडी और बीओसी के जो मेंबर की नियुक्ति कौन करता था, तो ब्रिटिश क्राउन करता था, ठीक है। जो मेंबर्स थे उसकी नियुक्ति कौन करता था, तो उसकी नियुक्ति ब्रिटिश के क्राउन करता था। और एक बात यह है कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, पहले कितनी थी, 4 थी। तो इसमें जो 4 से घटाकर पहले कितनी थी, 4 थी। जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी पहले 4 थी, उसको घटाकर कितना कर दिया गया, 3 कर दिया गया। और क्या किया गया, पुनः डायरकी लगाया गया, मतलब पुनः दृश्य शासन लगा दिया गया, ठीक है। दृश्य शासन लगा दिया गया। और मैंने दृश्य शासन को पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, तो आप लोग पुराने वीडियो को देख लीजिएगा। दृश्य शासन लगा दिया गया, जो कब तक चला, 1858 तक चला, ठीक है। जो 1858 तक चला, ठीक है। हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर्स थे और कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने मेंबर्स थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने लोग थे, तो 6 सदस्य थे। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने लोग थे, तो 24 सदस्य थे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यह जो एक्ट है, ये एक्ट 2 और कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले भारत ने कंपनी के अधीन इस क्षेत्र में पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहलाया, ठीक है। ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहलाया, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब भारत किस वर्ष ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहलाया, तो ये अपना कहलाया 1884 के पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू कहलाया, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन को पूर्ण नियंत्रण प्रदान की गई।
जो भारत जो ब्रिटिश सरकार थे उनको भारत में ब्रिटिश सरकार को भारत में जो कार्य कर रही कंपनी को नियंत्रण तथा कंट्रोल करने की पूर्ण शक्ति प्रदान की गई। उसमें सिर्फ यही चीज़ लिखा हुआ है। अब देखते हैं अब 1786 एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, जो 1786 का एक्ट है ये हर बुक में देखने को मिलता नहीं है, ठीक है। ये हर एक बुक में देखने को मिलता नहीं। अगर आप लोग कोई अच्छी बुक पढ़ेंगे तो आप लोग को दिख जाएगा। तो मैंने ढूंढा तो मैंने लिख दिया है ताकि एक नोट्स बन जाए जिसके थ्रू मतलब एक फ्लो में कोई भी फैक्ट ना छूटे। तो 1786 के एक्ट में क्या है, इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल अपनी परिषद को आदेश मतलब गवर्नर जनरल जो उसकी जो परिषद बनी थी उसको आदेश तथा सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, मतलब मजबूर नहीं होगा। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति मतलब कमांडर इन चीफ की शक्ति प्रदान की गई। और ये शक्ति सबसे पहले किसको प्रदान की गई, तो लॉर्ड कार्निवालिस को प्रदान की गई, जो आगे चल के इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम की स्थापना करेगा। कब करेगा, 21 अप्रैल 1773 को करेगा, ठीक है। 21 अप्रैल 1773 को करेगा, ठीक है। और आप लोगों को पता है इसी दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और फर्स्ट कमांडर ऑफ चीफ, और जैसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फर्स्ट कमांडर ऑफ चीफ इंडिया कौन था, तो फर्स्ट कमांडर ऑफ चीफ कौन था उस समय, कार्निवालिस बना, ठीक है, कार्निवालिस बना। अब आगे देखते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1773 सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है। फिर इसके बाद जो 20 वर्ष के बाद 1793 का एक्ट आएगा। फिर 20 वर्ष के बाद 1813 का एक्ट आएगा। फिर 1833 का एक्ट आएगा। फिर 20 वर्ष के लिए फिर 1853 का एक्ट आएगा, ठीक है। जो कंपनी की जो ट्रेड पॉलिसी थी, जो कंपनी का जो चार्टर एक्ट था, वो 20-20 वर्ष के लिए निरंतर बढ़ाया गया, ठीक है। और आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, इसको चार्टर एक्ट ही क्यों बोलते हैं, चार्टर एक्ट क्यों बोलते हैं। चार्टर एक्ट क्यों, अपन जैसे पहले अधिनियम को रेगुलेटिंग एक्ट बोले और इस अधिनियम को अपन चार्टर एक्ट ही क्यों बोले। चार्टर एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट में दोनों में क्या फ़र्क है, तो कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार्टर एक्ट और रेगुलेटिंग दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हमारा आंसर रहेगा चार्टर एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट दोनों एक ही है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। नाम का फ़र्क क्यों है, नाम का फ़र्क इसलिए, जैसे चार्टर एक्ट का मतलब क्या होता है, अधिकार पत्र, ठीक है, अधिकार पत्र। अभी एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे कि हम लोग अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, वो हम लोग 1 साल के लिए करवाते हैं। जैसे ही वो 1 साल का आखिरी दिन रहता है, फिर हम लोग फिर दूसरे साल का रिन्यूअल करवा लेते हैं, मतलब हम लोग 1 वर्ष का और अधिकार पत्र ले लेते हैं। तो हम लोग इसी लैंग्वेज में समझ सकते हैं जो 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सबसे पहला लिखित कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, इसलिए अपने उसको रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। लेकिन जब इसको 20 वर्ष के बाद जब इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो इसको एक प्रकार से अधिकार पत्र तथा अधिकार पत्र को ही चार्टर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैंने पूछा था बहुत लोग से, लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर चार्टर एक्ट 1793 में क्या क्या इम्पोर्टेंट कुछ संशोधित फैक्ट ऐड हो रहे हैं, मतलब जैसे कि हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमेशा नियम कानून बदल के कुछ अच्छे नियम या कुछ ख़राब नियम को या कुछ नया नियम लागू करना है तो हम लोग उसको भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो फिर जिस तरह चार्टर एक्ट 20-20 साल में आते जाएगा, कुछ नए नियम आते जाएंगे तथा कुछ पुराने नियम हटते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 1793 में क्या क्या एक्ट आया, ठीक है। इस एक्ट के माध्यम से जो लॉर्ड कार्निवालिस ने क्या किया, लॉर्ड कार्निवालिस में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, जो कर्मचारी थे, उनका जो वेतन भत्ता था वो क्या किया, भारतीय राजस्व से ही देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। भारतीय राजस्व से ही देना स्टार्ट कर दिया तथा जो कार्निवालिस था वो क्या किया था, एक राजस्व बोर्ड की भी स्थापना कर दी। राजस्व बोर्ड की स्थापना इसीलिए कर दी ताकि
ताकि ब्रिटेन की संसद के ऊपर ज़्यादा 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 पैसे की लोड ना पड़े और हम लोग जो जो भी कर्मचारी जो यहाँ के लोग काम करेंगे हम लोग उन्हीं को सिर्फ भारतीय राजस्व से पैसा देंगे, ठीक है। जो पेमेंट रहेगा वो भारतीय राजस्व से ही प्रदान किया जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ 2-3 फैक्ट बनते। पहला क्या है, इस अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, ठीक है। इस एक्ट के माध्यम से कार्निवालिस ने राजस्व बोर्ड की स्थापना की, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारी तथा भारतीय राजस्व ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारी को भी भारतीय राजस्व से ही पेमेंट दिया जाता था। और इसमें कौन था, गवर्नर जनरल भी शामिल था। जो गवर्नर जनरल को जो पेमेंट मिलता था वो भी भारतीय राजस्व से ही मिलता था, ठीक है। फिर इसके बाद 1813 का एक्ट आता है। फिर देखिए जैसा भी 1773 का एक्ट था, फिर अब आ जाएगा 1813 का एक्ट, ठीक है। 1813 का एक्ट ये कितने वर्ष का अंदर था, 20 वर्ष का। फिर से कंपनी को 20 वर्ष का अधिकार मिल गया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें 1813 में 20 वर्ष का अधिकार पत्र में क्या क्या रहता है, ठीक है। तो कंपनी को प्रशासन, अब उस समय जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि इस समय कंपनी के अपने को व्यापार को नहीं समझना, हम लोग सिर्फ कंपनी के प्रशासन को समझना है। जब कंपनी को जब प्रशासन को अपना बड़ा करने चाहेगी तो उसको कुछ मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी करेगी जो लोग पढ़े लिखे हों। तो पहली बार कंपनी अपने बजट में भारतीय शिक्षा के लिए, क्योंकि भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए बजट, 1 लाख रुपए शिक्षा के ऊपर खर्च करने का प्रावधान किया। क्यों किया, ताकि भारतीय लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और कंपनी के अंदर शामिल होकर कंपनी की मतलब प्रशासन में मदद करेंगे। और ये आप लोग ये मत समझिएगा कि कंपनी हमारे प्रशासन में बहुत अच्छा कर रही है, हमको बहुत ही नुकसान पहुंचा रही। धीरे धीरे इनका क्या कहना, इनका मतलब कैसा रहता है कि हम रहेंगे भारतीय लेकिन जो शिक्षा मिलेगी हमको इंग्लिश मिलेगी, मतलब हमारी आत्मा जो रहेगी वो अंग्रेजी बननी चाहिए। फिर उन्होंने एक काम और किया, उन्होंने क्या किया, फिर इसके बाद ईसाई मिशनरी को मतलब भारतीय में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए पैसा देकर भारतीय को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे कि भारतीय ऊपर से तो मतलब इंसान भारतीय रहेगा लेकिन उसका काम करने का तरीका पूरा अंग्रेजी बन जाएगा। तो हमारे अंग्रेज लोग थे, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं थे, कोई हमारे लिए अच्छा काम नहीं करते थे, ये हमको यूज़ करना चाहते थे, हमको यूज़ करके हमारे ऊपर ही प्रशासन करना चाहते थे ताकि हम लोग उनके भक्त बन जाए, मुरीद बन जाए, गुलाम बन जाए। हम लोग को पता है कि अंग्रेज बहुत कमीने थे, बहुत ही नालायक थे, जितनी भी गाली दो कम है उनको। तो वही 1813 के एक्ट में क्या है, कंपनी को 20 वर्ष के लिए व्यापार में अधिकार पत्र प्राप्त हुआ तथा कंपनी को प्रशासन चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता महसूस हुई। तो उन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपए का बजट शिक्षा के लिए पेश किया, ठीक है। जैसे मैंने आपको उसका एक्सप्लेन कर दिया। और जो बजट पेश किया उसको किस नाम से जाना जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भारतीय के लिए जो शिक्षा के जो 1 लाख रुपए का जो बजट पेश किया गया उसको किस नाम से जाना जाता था, उसको वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप लोगों ने में से बहुत लोगों ने इसको पहली बार ही पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि किसी ने अभी तक इसको बताया नहीं है। और इस एक्ट के माध्यम से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरी को भारत में आने का तथा धर्म का प्रचार करने का अधिकार मिल गया, ठीक है। और इसमें कुछ और 1-2 प्रावधान उसको भी देख लेते हैं। और इस एक्ट के माध्यम से भारत के साथ व्यापार करने का मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। सब लोगों को भारत के साथ व्यापार करने की जागरूकता जागने लगी, क्योंकि उस समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का एकाधिकार प्राप्त था। तो इस वजह से इस समय एक दो नियम और बने। इस नियम के थ्रू क्या हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के व्यापार का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, जिसके द्वारा कि मतलब ब्रिटेन के लोग भी अब भारत के साथ व्यापार कर लेंगे, किंतु चीनी और चाय के साथ सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, इसको बरकरार रखा गया। तो मैंने उसी चीज़ को लिखा है, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, जिससे कि और भी लोगों को व्यापार करने का मौका मिले। सिर्फ चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को बरकरार रखा गया।
और कुछ सीमाओं के तहत सभी ब्रिटिश वासियों को मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। तो अब हम लोग आज इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब हम लोग जो आगे जो एक्ट आएगा, ठीक है, आगे जो एक्ट आएगा उसमें हम लोग देखेंगे 1833 का जो एक्ट बनेगा, 1833 का एक्ट बनेगा। अब और उस समय क्या होगा, बंगाल का जो गवर्नर रहेगा उसको भारत का गवर्नर जनरल बना देंगे। क्यों बना देंगे भारत का गवर्नर? इसलिए सपोज मान लो ये भारत है, क्योंकि अंग्रेज लोग का इतना साम्राज्य में विस्तार हो चुका है। अब हम अंग्रेज लोग क्या करेंगे, यहाँ तक साम्राज्य को विस्तार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अंग्रेज को साम्राज्य को यहाँ तक विस्तार करने की कोशिश करेंगे। ये कौन करेगा? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के थ्रू। अब इन लोग क्या करेंगे, पूरे जो छोटे छोटे जो राजा महाराजा लोग हैं इनको भी अपने अंदर में लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। और कौन बनेगा? विलियम बेंटिंक। तो अब ये सब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे अब हम लोग देखेंगे इसके थर्ड पार्ट में। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आप लोगों को कल हिंदी का वीडियो एक तो दूंगा, ठीक है, हिंदी का पार्ट 2 एक वीडियो आएगा, ठीक है, हिंदी का पार्ट 2 वीडियो आएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर नोट्स वोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसमें बहुत सारे मैंने नोट्स अपलोड किए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ ना कुछ मैं हमेशा न्यू भेजते रहता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाए, लोगों को भी जोड़िए ताकि हमारा भी मनोबल थोड़ा सा ऊँचा उठे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए आप लोगों का।